बांग्लादेश में आखिरकार तख्ता पलट हो ही गया। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। Hasina has had to flee her own country, a country that her father helped liberate from Pakistan, a country that she helped build. वहीं बांग्लादेश के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ये कहते हुए आज हमारे देश को आजादी मिल गई। दूसरी तरफ बांग्लादेश की आर्मी ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে পরিচালনা করে। तो क्या अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने वाला है जहां पर हमें आर्मी का रूल देखने को मिलेगा पॉलिटिकल सिस्टम में? 1 जुलाई 2024 बांग्लादेश की हाईकोर्ट एक ऑर्डर पास करती है जहां पर 30% रिजर्वेशन देने की बात करती है फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में फाइट की थी। उसके बाद से ही बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने हाई लेवल पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इस डिसीजन के खिलाफ। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया, बट इसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट रुके नहीं। बट क्यों? तो पहले हम ये देखते हैं कि 30% कोटा देने की बात क्यों उठी। अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री की बात करें तो 1971 लिबरेशन वॉर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जहां पर बांग्लादेश आजाद हुआ था पाकिस्तान से। तो उस आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस दिया था। तो जब बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के बाद कुछ साल बाद इस 30% कोटा को इंट्रोड्यूस किया था। तो उस टाइम पे किसी भी पर्सन को एक आपत्ति नहीं थी या कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था इसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक लॉजिकल बन रहा था कि जिन लोगों ने सेक्रीफाइस दिए तो उनकी फैमिली को ये कोटा देना चाहिए। बट कुछ टाइम बाद 2007-8 के बाद ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए क्योंकि उस टाइम चीज़ें मॉडर्न हो चुकी थी और ये कोटा बनता भी नहीं है ग्रैंड चिल्ड्रंस को देने के लिए कि उनके बच्चों के लिए देने के लिए था, बट इस चीज़ को एक्सटेंड करती गई पॉलिटिकल पार्टी। तो इसीलिए 2018 में शेख हसीना की पार्टी ने इस 30% कोटा को एबॉलिश कर दिया। उसके बाद से कोई भी प्रोटेस्ट देखे नहीं गए। बट रिसेंटली 1 जुलाई को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रोटेस्ट दोबारा स्टार्ट हो गए। तो अभी क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए 2018 में भी शेख हसीना ने इसको अबॉलिश करा दिया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब ये प्रोटेस्टर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसकी वजह से शेख हसीना उनकी प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करके देश से भागना पड़ा। इसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला, बांग्लादेश के इंटरनल इश्यूज। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बात की जाए तो उनका टर्म 2009 में स्टार्ट हुआ था, जिनको टोटल 15 ईयर्स हो चुके हैं पावर में रहते हुए। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने लंबे टाइम से पावर में है कि देश में, तो क्वेश्चन रेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इश्यूज लाइक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अगर बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक आवामी लीग, दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, वो हमेशा से प्रोटेस्ट करते हुए आए हैं कि उनके लीडर्स को फेक करप्शन चार्जेस लगा के जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हमेशा से करप्शन एक बहुत बड़ा इशू रहा है। या ह्यूमन राइट इश्यूज की बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, ये बहुत सारे इशूज हैं जो बांग्लादेश में हमेशा से शेख हसीना गवर्नमेंट के अंदर देखे गए हैं। हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख हसीना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई है बांग्लादेश के अंदर। और ये कुछ स्टैट्स है जो आप खुद देख सकते हो। इस प्रोटेस्ट के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, इसके पीछे आउट ऑफ फोर्सेस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत जरूरी है। जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे यूएसए का एक स्टेटमेंट आया था। यूएसए ने कहा था कि जो बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं है। उसके बाद शेख हसीना का स्टेटमेंट आता है, वहां पे वो बोलती हैं कि एक पावरफुल कंट्री ने हमको धमकी दी है कि वो म्यांमार को और बांग्लादेश को काट के एक न्यू कंट्री फॉर्म करना चाहते हैं। वहां पे शेख हसीना ने किसी कंट्री का नाम मेंशन नहीं किया, बट उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। उसके बाद जब शेख हसीना इस प्रोटेस्ट के बाद देश को छोड़ देती हैं तो यूएसए का एक स्टेटमेंट आता है। यूएसए बांग्लादेश आर्मी को कांग्रेचुलेट कर रहा होता है। एंड ये वही यूएसए है जो हर डेमोक्रेसी को लेकर अपना कंसर्न शो करता है। तो अब क्या हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए कभी भी शेख मुजीबुर रहमान को पसंद नहीं करता था और वो कभी भी सपोर्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान के पार्टीशन हो। बट बांग्लादेश में यूएसए ये सब कर कैसे पा रहा है? बेसिकली यूएसए के सबसे बड़ा वेपन है डेमोक्रेसी। जिस देश में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक पावर में होती है और एक अपोजिशन में होती है। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है और वो यूएसए को सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे इस टाइम देखा गया था कि यूएसए एक आइलैंड की डिमांड कर रहा था जहाँ पे शेख हसीना ने बिल्कुल मना कर दिया।
एंड उसी के बाद यूएसए ने अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और जैसे कि आपने अभी रिसेंट स्टेटमेंट देखा होगा कि यूएसए क्वेश्चन कर रहा है बांग्लादेश के इलेक्शंस के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो पहले बांग्लादेश की तारीफ कर रहे थे, ये कह के कि इकोनॉमिक ग्रोथ है बांग्लादेश में और बांग्लादेश के सिटीजन्स ज्यादा खुश है इंडियन से। अगला यह है कि बांग्लादेश ने अपने बेसिक्स पर बहुत फोकस किया, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। बट ऐसा क्यों कि सडनली यही इन्फ्लुएंसर अब शेख हसीना को डिक्टेटर बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनके पर्सनल व्यूज नहीं है, ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है जिसके ये माउथ पीस बने हुए हैं। मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे देशभक्त जो वेस्टर्न नेशन में जाके बहुत लंबी लंबी स्पीच देते हैं और वहाँ पे हेल्प मांगते हैं इन वेस्टर्न नेशन से, उनको यही समझना ज़रूरी है कि ये जो आज बांग्लादेश में हो रहा है ये इन वेस्टर्न नेशंस की वजह से हो रहा है। ये नेशन जो डेमोक्रेसी को लेकर अपना कंसर्न शो करते रहते हैं, इनको ये भी समझना ज़रूरी है कि किसी भी देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। जो बांग्लादेश में हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बट मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इंडिया के लिए क्या बेस्ट है वो समझना हमें ज़रूरी है। हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।